हेलो स्टूडेंट्स, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स अभी तक पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने कोमा के बारे में पढ़ा था। आज हम एक नया डिसऑर्डर लेकर आए हैं जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मेनली इसके नाम से ही पता चलता है कि जो ब्रेन की मेनिंजीज हैं, यानी कि आपने पढ़ा होगा ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाइया मैटर, ये तीनों ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग मेम्ब्रेन है और इनमें किसी वजह से इन्फ्लामेशन की कंडीशन अगर क्रिएट होती है तो हम इस टर्म को मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। तो आज हम मेनिंजाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे बच्चों में इसका इंसिडेंस होता है, किस तरह के कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, किस तरह से ये स्प्रेड होता है, क्या इटियोलॉजी है और किस तरह फिर इस कंडीशन को डायग्नोस करके मैनेज किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजीज। मेनिंजीज में होने वाले इन्फ्लामेशन को ही मेनिंजाइटिस कहा जाता है। द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजीज जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग मेम्ब्रेन्स हैं। इट इज ए मेजर कॉज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हाई मोर्टेलिटी रेट। बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन के लिए होने वाले कई कंडीशंस में से ये बहुत मेजर कॉज है मेनिंजाइटिस, और इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी बहुत हाई है। बच्चों की मृत्यु बहुत ज़्यादा इस कंडीशन की वजह से होती है। मेनिंजाइटिस कैन बी क्लासिफाइड। मेनिंजाइटिस को वैसे 3 भागों में बांटा गया है जो कि डिपेंड करते हैं कि कॉजेटिव फैक्टर कौन सा है जो कि मेनिंजाइटिस क्रिएट करता है। तो इस आधार पर सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है पायोजेनिक और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, यानी कि मेनिंजाइटिस की वो कंडीशन जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्रिएट हुई हो, उसे हम पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कहते हैं। सेकंड है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से यदि मेनिंजाइटिस की कंडीशन क्रिएट होती है तो उसे हम ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के तौर पे जानते हैं। और लास्ट है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, यानी कि वो मेनिंजाइटिस जो कि वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म की वजह से क्रिएट होता है, उसे हम कहते हैं एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पायोजेनिक मेनिंजाइटिस या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है, जो कि फर्स्ट कंडीशन है मेनिंजाइटिस की, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कॉज होती है। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज मोर कॉमन इन नियोनेट्स। मेनली नियोनेट्स और जो इन्फेंट्स जो हैं उनमें एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ज़्यादातर देखा जाता है ड्यू टू इमेच्योर मैकेनिज्म एंड पुअर फैगोसाइटिक फंक्शंस। क्योंकि जो इन्फेंट और नियोनेट्स की जो कंडीशन है उनका जो मेनली जो उनकी इम्यूनिटी कंटेंट है वो उतना पॉजिटिवली इस पर रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो इम्यून जो मैकेनिज्म है वो इमेच्योर रहता है और फैगोसाइटिक फंक्शंस भी बहुत पुअर होते हैं, जिसकी वजह से नियोनेट्स और इन्फेंट्स में एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। एटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, क्या कारण है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मेनिंजाइटिस। हम इसमें पढ़ेंगे कि मेनिंजाइटिस के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। इसमें हम एज के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया देखेंगे। सबसे पहले है इन नियोनेट्स। नियोनेटल कंडीशन में कौन कौन से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मेनिंजाइटिस क्रिएट करते हैं। उनमें सबसे पहला है इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस फिसाइलिस। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये नियोनेट्स में मेनिंजाइटिस की कंडीशन को क्रिएट करते हैं। फिर आता है इन द इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। इनमें हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड मेनिंजोकॉक्सी। ये यंग चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में मेनिंजाइटिस की कंडीशन को क्रिएट करवाते हैं। न्यूमोकॉक्सी इज कॉमन बियॉन्ड 3 years ऑफ एज। 3 साल की एज से आगे के बच्चों में यदि मेनिंजाइटिस होता है तो उनमें पाया जाने वाला जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो मेनली उत्तरदायी है न्यूमोकॉक्सी। नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन अकर्स इन ऑल एज। और किसी भी एज में मेनिंजाइटिस यदि होता है तो उसके लिए नेज़ेरिया मेनिंजाइटाइडिस जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑफेंसिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है। इन्फेक्शन में अकर ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन
बाय हेमेटोजेनस स्प्रेड। मेनली ये जो ऑर्गेनिज्म जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं, ये हमेशा जरूरी ही नहीं है कि मेनिंजाइटिस ही क्रिएट करें, ये किसी लोकल इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हेमेटोजेनस रूट के द्वारा ये ब्रेन तक पहुंच सकते हैं और ब्रेन में जाकर जो कवरिंग मेम्ब्रेन जो मेनिंजीज है उन्हें इन्फ्लेम कर सकते हैं और मेनिंजाइटिस की कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं, किस तरह के सिम्टम्स और साइन इसमें दिखाई देते हैं बच्चों में जो कि मेनिंजाइटिस से सफ़र कर रहे हों। द ऑनसेट ऑफ द डिजीज इज यूजुअली सडन विद हाई फीवर। सबसे पहला जो साइन है इसका बच्चों में वो देखा जाता है, हाई फीवर की कंडीशन उन्हें रहती है। हेडेक इसमें देखा जाता है, मैलेज यानी कि थकान बहुत जल्दी हो जाती है बच्चों को, वॉमिटिंग की कंडीशन देखी जा सकती है बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज्ड आईसीपी, रेस्टलेसनेस बेचैनी रहती है, इरिटेबिलिटी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, एंड कन्वल्जन्स, और एडवांस कंडीशंस में कन्वल्जन की कंडीशन भी हम इसमें देख सकते हैं। द चाइल्ड में कंप्लेन सीवियर हेडेक इन द फ्रंटल रीजन। इसमें बच्चे की शिकायत हो सकती है कि उसके जो फ्रंटल रीजन है, हेड का जो फ्रंटल रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा पेन वो महसूस करता है, स्प्रेडिंग टू नेक, और वो जो पेन है जो कि फ्रंटल रीजन से चलकर बच्चे की जो नेक है वहाँ तक फैलता है, एंड आई बॉल्स, और बच्चे की आंखों की जो एरिया है, जो रीजन है, आई रीजन है, ऑप्टिक रीजन है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन बच्चा फील करता है। द नियोनेट्स में प्रेजेंट विद ऑनसेट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ फीड्स। नियोनेटल जो कंडीशन है उसमें बच्चों में सबसे पहली जो चीज़ें देखी जाती है मेनिंजाइटिस में, वो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है रिफ्यूजल ऑफ फीड, बच्चे खाने के लिए मना कर देते हैं। हाई पिच्ड क्राई, बहुत ज़्यादा सीवियर स्क्रीम हाई पिच क्राई होता है। हाइपोथर्मिया की कंडीशन देखी जा सकती है, सीजर्स की कंडीशन हो सकती है, जॉन्डिस की कंडीशन भी नियोनेट्स में देखी जा सकती है यदि वो मेनिंजाइटिस से सफ़र कर रहे हैं, लेथार्जी, और साथ में बल्जिंग फॉन्टेनेल, यानी कि जो उनके फॉन्टेनेल हैं वो बल्ज करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बल्जिंग फॉन्टेनेल में मेनली जो लिक्विड है, मेनली इसमें CSF जो कंडीशन है, CSF का ऑब्स्ट्रक्शन इसमें भी देखा जा सकता है, जिसकी वजह से फॉन्टेनेल्स जो हैं वो बल्जिंग कंडीशन में आ जाते हैं। द चाइल्ड में मैनिफेस्ट मेंटल कन्फ्यूजन, बच्चा मेंटल कन्फ्यूजन की कंडीशन में पहुंच सकता है। अल्ट्रेशन ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बच्चे की कॉन्शियसनेस का लेवल भी जो है वो भी अल्टर हो सकता है। फोटोफोबिया, बच्चे को बहुत डर लगना शुरू हो जाता है रोशनी से, प्रकाश से। मेनली इसमें जो मेनिंजियल जो इरिटेशन है उसकी वजह से तेज रोशनी में बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। नेक रिजिडिटी, और जो नेक है उसमें स्टिफनेस देखी जाती है, बहुत हार्डनेस फील कर सकता है बच्चा। नेक्स्ट इसमें है स्क्विंट, यानी कि भेंगापन बच्चों में देखा जा सकता है क्योंकि ऑक्यूलर पाल्सिस की कंडीशन भी हो सकती है। टोसिस, इसमें अपर आईलिड ड्रॉप हो जाती है बच्चे की। एंड डिप्लोपिया, डिप्लोपिया का मतलब है डबल विजन, बच्चे को डबल विजन होना शुरू हो जाता है, में फाउंड ड्यू टू ऑक्यूलर पाल्सीज। ये तीनों कंडीशन ऑक्यूलर पाल्सी की वजह से हो सकती है। ऑन एग्जामिनेशन मेनिंजियल साइंस आर फाउंड एज नेक स्टिफनेस। जब हम प्रॉपर डायग्नोस करेंगे मेनिंजियल साइंस के लिए, कुछ ऐसे साइन हैं जो कि मेनिंजाइटिस को कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के तौर पर बताते हैं। उसमें सबसे पहला साइन है नेक स्टिफनेस, जो बच्चे की नेक है वो स्टिफ हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। पॉजिटिव कर्निक साइन, कर्निक साइन और पॉजिटिव ब्रुजिन्स्की साइन, ये दो साइन ऐसे हैं जो कि मेनली कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है मेनिंजाइटिस के। ये होती क्या है हम देखते हैं। कर्निक साइन देखिए मैंने आपको नीचे बताया हुआ है इसमें हाईलाइट करके। सीवियर स्टिफनेस ऑफ द हैमस्ट्रिंग causes an inability to straighten the leg when the hip is flexed to 90 डिग्री। जब बच्चे को के हिप्स को 90 डिग्री पर फ्लेक्स रखा हुआ है, फ्लैट है, उसके बाद जब बच्चे के लेग को हम ऊपर की ओर उठाते हैं तो जो बच्चे की जो थाई मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग है, उनमें बहुत ज़्यादा पेन फील किया जाता है, सीवियर स्टिफनेस फील की जाती है और बच्चा अपने लेग को सीधा नहीं कर पाता है। यानी कि जब बच्चे को हम सीधा फ्लैट सरफेस पर लेटाएंगे और
बच्चे के लेग को हम स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे 90 डिग्री पर, तो हैमस्ट्रिंग जो थाई मसल है उसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस की कंडीशन देखी जाएगी और बच्चा जो अपना पैर है वो सीधा नहीं कर पाएगा। ये कर्निक साइन कहलाता है। दूसरा है इसमें ब्रुजिन्स्की साइन। सीवियर नेक स्टिफनेस causes a patient's hips and knees to flex when the neck is flexed। इसमें जब हम बच्चे की नेक को फ्लेक्स करते हैं, जब बच्चे की नेक को हम थोड़ा ऊपर उठाते हैं, तो हम देख सकते हैं स्टिफनेस की वजह से बच्चे के हिप्स और जो नीज हैं वो भी फ्लेक्स हो जाते हैं। यानी कि हमने ये दो साइन देख रहे हैं, पहले में बच्चे के जो लेग हैं वो स्ट्रेट नहीं कर पाता है, दूसरे में जब नेक को फ्लेक्स किया जाता है तो साथ में हिप्स और नीज भी अपने आप फ्लेक्स हो जाते हैं। ये दोनों साइन मेनिंजाइटिस के कंफर्मेटरी साइंस हैं। फिर हम देखते हैं इसमें एक है पेपिलिडिमा। पेपिलिडिमा क्या होता है? स्वोलन ऑप्टिक नर्व एट द बैक ऑफ द आई। आई के पीछे की जो ऑप्टिक नर्व है उसमें स्वेलिंग आ जाना। ये मेनली ब्रेन में जो प्रेशर बढ़ा हुआ है उसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व है वो स्वेलिंग उसमें आ जाती है, जिसे कि हम पेपिलिडिमा के तौर पे जानते हैं। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स लाइक हेमीपैरेसिस, क्रेनियल नर्व पाल्सीज एंड हेमियोनेपिया में प्रेजेंट। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की हम बात करें तो मेनिंजाइटिस में एक कंडीशन है हेमीपैरेसिस। हेमीपैरेसिस का मतलब है पार्शियल पैरालिसिस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। शरीर का जो एक तरफ का जो हिस्सा है उसमें पैरालिसिस की कंडीशन को हेमीपैरेसिस कहते हैं। क्रेनियल नर्व जो है उसमें भी पाल्सी देखी जा सकती है। एंड हेमियोनोपिया, ब्लाइंडनेस ओवर हाफ द फील्ड ऑफ विजन। बच्चे का जो विजन है उसका जो हाफ विजन है उसमें ब्लाइंडनेस आ जाती है, यानी कि बच्चा जो देख सकता है उसमें से आधी हिस्से को वो नहीं देख पाता है, उसे हम कहते हैं हेमियानोपिया। ये तीनों कंडीशन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की कंडीशन को एसेस करवाती है मेनिंजाइटिस में। यानी कि आपने जो साइन देखे हैं उसमें जो साइन मैंने आपको 4 साइन जो मेन प्रोमिनेंट बताए हैं वो है नेक स्टिफनेस, पॉजिटिव कर्निक साइन, पॉजिटिव ब्रुजिन्स्की साइन और पेपिलिडिमा। ये चारों कंफर्मेटरी साइंस हैं मेनिंजाइटिस के। जैसा कि आपने देखा, नेक स्टिफनेस का मतलब नेक की मसल्स में स्टिफनेस आ जाना, उसके हार्डनेस उसमें आ जाना। कर्निक साइन में हमने देखा कि जब बच्चे को फ्लैट सरफेस पर लेटाते हैं और उसके लेग को हम सीधा 90 डिग्री पर करने की कोशिश करते हैं तो उसकी थाई मसल में स्टिफनेस होने की वजह से बच्चे का जो पैर है उसे सीधा नहीं किया जा सकता। और ब्रुजिन्स्की साइन बताता है कि जब बच्चे के नेक को फ्लेक्स किया जाता है तो साथ में हिप्स और नीज भी अपने आप फ्लेक्स हो जाते हैं। ये मेनिंजाइटिस के कंडीशन में देखा जा सकता है। तो आज हमने मेनिंजाइटिस के बारे में कुछ शुरुआती बातें की, टाइप्स के बारे में जाना, उसमें पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को अभी हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और हमने इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के बारे में आगे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।